हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। यह जो हमारी जितनी भी कक्षाएं हैं वह आप लोगों के लिए निःशुल्क फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल से अधिक संख्या में जुड़े और जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है वह आपका सीटेट, सीजीटेट, शिक्षक भर्ती, ठीक है, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप यह जो निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही है तो आप अपने साथीगण, दोस्त, भाई बहन सभी को बताइए। यह कक्षाएं निःशुल्क है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट बताए जा रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है और स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सीडीपी का वह रहेगा आपका जीन पियाजे का सिद्धांत। किसका? जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का जीन पियाजे का सिद्धांत। ठीक है, तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था और कितने प्रकार बताए थे, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से आज जानकारी लेंगे। ठीक है, यह क्या है आपका जीन पियाजे का सिद्धांत। तो सर्वप्रथम देखते हैं जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, जो जीन पियाजे हैं वे कहाँ के निवासी हैं? वह हैं स्विट्जरलैंड के। ठीक है, कहाँ के? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। ठीक है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड एक स्विस वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। इनका जो बौद्धिक विकास की इन्होंने जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनका जो सिद्धांत का नाम है, सिद्धांत का नाम वह है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जानकारी लेंगे, जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, ये हमारा मुख्य टॉपिक। ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम देखते हैं। पहला है आपका संवेदी या इंद्रिय पेशी अवस्था। संवेदी या इंद्रिय पेशी अवस्था, इसका जो एज है वह है 0 से 2 वर्ष। ठीक, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज है 2 से 7 वर्ष। ठीक, तीसरा है आपका मूर्त या इसी को बोलते हैं ठोस या इसी को बोलते हैं स्थूल की अवस्था। ठीक है, इतने नामों से जाना जाता है आपका मूर्त, ठोस, स्थूल, ठीक है, की अवस्था। ठीक है, इसका जो एज है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और लास्ट आपका चौथा है अमूर्त या इसी को बोलते हैं औपचारिक। ठीक है, औपचारिक अवस्था। ठीक है, इसका जो एज है वह 11 से 15 या फिर 18 वर्ष। ठीक है, 15 भी कहीं कहीं 15 मिल जाएगा, कहीं कहीं 18 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जीन पियाजे का 4 जो अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4। संवेदीय इंद्रिय पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त, ठोस, स्थूल की अवस्था 7 से 11, अमूर्त या औपचारिक अवस्था 11 से 15 या फिर 18 वर्ष। ठीक है, कहीं कहीं 15 मिलेगा, कहीं कहीं 11 से 18 मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका जीन पियाजे के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको हम लोग जानेंगे। पहला है वह है संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था का जो एज है वह 0 से 2 ईयर्स का है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या होती हैं इनको देख लेते हैं कि जो संवेदी पेशी अवस्था होती है उस एज में यानी 0 से 2 वर्ष का जो बालक होता है वह कौन कौन सी क्रियाएं करता है
इन्हीं में से आपका सवाल आपका क्रिएट होता है कि 0 से 2 वर्ष का जो बालक है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम आपका बालक वस्तुओं को उलटता पलटता है। ठीक है, देखे होंगे जैसे छोटे छोटे बालक रहते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष का, वस्तु को इधर से उधर उलट पलट करके क्या करते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, इसके साथ होता है भूख लगने पर रोकर बयां करते हैं। जैसे उनको भूख लगता है, ठीक है, या कहीं पास दर्द होता है, तो वो लोग बच्चे बोल तो नहीं सकते। ठीक है, छोटे बच्चे हैं 1 वर्ष 2 वर्ष का, तो बोल नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, रोते हैं। ठीक है, जिससे उनकी जो परिवारजन है, उनके माता पिता, उनको पता चल जाता है कि बालक किस वजह से रो रहा है। ठीक है, अगला है आपका इसकी विशेषता, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वस्तु स्थायित्व गुण पाया जाता है किसमें, बालक में। यदि बालक के सामने कोई वस्तु रख देते हैं, वह बालक क्या करता है, उसको ढूंढने लगता है। 1 2 वर्ष का बालक उसको खोजता है, यानी वस्तु स्थायित्व उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ठीक, अगला है अनुकरण की अवस्था। अनुकरण की अवस्था, ठीक है, बालक इसमें किसी दूसरे की बातों को सुनता है, उसकी बातों को अनुकरण करता है। ठीक है, ये आपका संवेदी पेशी अवस्था की प्रमुख जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं उनको मैंने बता दिया। ठीक है, इसके साथ साथ एक और है इंपॉर्टेंट, वो है सबसे अधिक उत्तेजना बच्चों में पाई जाती है। ठीक है भाई, जैसे इसमें जो 1 से 2 वर्ष के बालक होते हैं उसमें सबसे अधिक जिज्ञासा, ठीक है, उसमें उत्तेजना अधिक मात्रा में क्या है, पाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये आपका क्या है, संवेदी पेशी अवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला चलते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज क्या है, 2 से 7 ईयर। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या होता है विशेषताएं। ये आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। एक एक बातें सही से आपका क्या है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्लियर करना है आपको। ठीक है, इसमें पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको जो मेन टॉपिक्स जो बता रहा हूँ उसको समझते जाइए, याद करते जाइए, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं ये मैं बता देता हूं। ठीक है, इसमें आपका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसको हम लोग 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, वह एक होता है आपका प्राक सम प्रत्यात्मक अवस्था, और दूसरा है आपका अंतर्दर्शी अवस्था। ठीक है, मतलब आपका जो पूर्व संख्यात्मक अवस्था, इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, दूसरा अंतर्दर्शी अवस्था। इसमें आपका जो विशेषता है, इसके अंतर्गत आता है जीववाद। जीववाद और हम की भावना, और पाया जाता है केंद्रीकरण। ठीक है, और इसमें जो अंतर्दर्शी वाला भाग होता है, इसमें पाया जाता है आपका, अंतर्दर्शी में पाया जाता है अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा, ठीक है, अंतः प्रज्ञा खुद के बारे में। ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में हमने बांटा। इसका जो मुख्य जो क्या है विशेषता है, वो यही बता देता हूँ। ये याद रखिए, जीववाद। जीववाद क्या होता है, यदि कोई निर्जीव वस्तु होती है, जैसे डॉल, यदि बच्चों को डॉल दे दिया जाता है, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, सोचते हैं कि इसमें भी जीव है। यह भी खाना खाता है, कपड़ा पहनता है, उसको अच्छे से रखते हैं, खाना खिलाते हैं। देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो पुतले होते हैं, छोटे छोटे गुड़िया होती है, उनको अच्छे से सजा के रखते हैं, खाना खिलाते हैं। उनको लगता है कि इसमें भी क्या है, जीव है। इसको बोला जाता है जीववाद। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो विशेषता है वो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, वह क्या होता है,
आत्म केंद्रित, ठीक, आत्म केंद्रित होते हैं। ठीक, दूसरा आपका होता है अपलटावी गुण पाया जाता है। ठीक, अगला क्या होता है, अगला आपका होता है प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, प्रतीकात्मक खेल। ठीक है, बालक इसमें प्रतीकात्मक सोचते हैं या प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। ये पूर्व संख्यात्मक अवस्था की क्या है, प्रमुख विशेषता है। तीसरा है मूर्तया ठोस अवस्था। ठीक है, इसका जो एज होता है 7 से 11 ईयर होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इस अवस्था में जो बालक होता है वह क्या क्या क्रियाएं करता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका इसकी जो विशेषता होती है, सर्वप्रथम बालक में जो पलटावी गुण का विकास होता है। पलटावी गुण आपका जो किससे प्रारंभ होता है, आपका जस्ट पीछे हमने पढ़ा पलटावी गुण जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से प्रारंभ होता है, लेकिन उसका जो पूर्ण विकास है वह कहां से होता है, आपका मूर्त अवस्था में होता है। मूर्त वस्तु के प्रति चिंतन, यानी जो वस्तुएं उसको दिखाई देती है समक्ष, उन्हीं के प्रति क्या है, जो बालक रहता है वह सोचता है। इसमें वर्गीकरण का गुण भी पाया जाता है, वर्गीकरण। ठीक है, अगला है वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण भी इसी में मिल जाएगा आपको, विकेंद्रीकरण का गुण। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है और एक इम्पोर्टेंट आपका बालक दिन महीना तारीख द्रव्यमान आयतन माप तौल और आपका की जानकारी। ठीक है, इसमें जो मूर्त अवस्था होता है उसमें द्रव्यमान दिन तारीख महीना ये सब कुछ क्या है, बालक जान लेता है। ये आपका जो 9 वर्ष का जो बालक होगा, जिससे 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत इसमें 9 वर्ष एज हो जाएगा, तो इन सभी चीजों को वह क्या है, जानने लगता है। किस अवस्था में, मूर्त ठोस अवस्था में बालक। ठीक है, अगला है आपका चौथा नंबर का है अमूर्त अवस्था। ठीक है, ये क्या होता है आपका 11 से 15 या फिर कहीं कहीं पास 18 दे देता है। ठीक है, वर्ष। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, ये विशेषताएं कौन कौन सी इस अवस्था की विशेषताएं होती है। ठीक है, तो इस जैसे आपका जो बालक आपका 11 से 15 वर्ष के हो जाता है, तो उसमें जो अमूर्त वस्तु है, जो दिखाई भी नहीं देता, तो अमूर्त वस्तु के प्रति चिंतन करने लगता है। ठीक है, इसमें मूर्त में आपको जो दिखता है उसी के प्रति क्या करता है, चिंतन करता है। जो सामने में दिख गया उसी के प्रति सोचेगा समझेगा, लेकिन इसमें अमूर्त में उसको ज्ञान हो जाता है, यदि कुछ वस्तु उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है तो उसको सोचकर उसका जो प्रतीक है, उसका चिन्ह वो अपने मस्तिष्क में क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, बना लेता है, उसके प्रति क्या करता है, चिंतन करने लगता है। ठीक है, और इसमें तार्किक चिंतन भी करता है। क्या, तार्किक चिंतन। ठीक है, जितने भी चिंतन है, तार्किक सोच करना, विचार करना, इन सभी का जो चिंतन क्या है आपका अमूर्त अवस्था में बालक क्या है, करने लगता है। ठीक है, इसमें परिकल्पनात्मक खेल खेलता है। ठीक है, परिकल्पनात्मक मतलब परिकल्पना करके, सोच विचार करके ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, वो परिकल्पना करता है, चिंतन करता है। तो परिकल्पनात्मक खेल बालक किस अवस्था में खेलता है, ये आपका अमूर्त अवस्था में। तो इस तरीका से जो इम्पोर्टेंट आपका क्या है, विशेषताएं हैं अवस्थाओं की, उनको मैंने शॉर्ट रूप में बता दिया, याद रखिएगा। यही जो क्या है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसी में और आगे देखते हैं कि जो जीन प्याजे हैं उन्होंने संप्रत्यय दिया है, कि कुछ संप्रत्यय को बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट जो संप्रत्यय है, तो इसमें सर्वप्रथम जो जीन प्याजे द्वारा दिया गया संप्रत्यय, ठीक,
जिन प्याजे द्वारा दिया गया जो संप्रत्यय है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला है आप इसका, पहला है अनुकूलन। क्या? अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है इसको देख लेते हैं कि जो अनुकूलन होता है, अनुकूलन की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक, किसी भी वातावरण में स्वयं को ढालना ही अनुकूलन है। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन की जो क्षमता होती है प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात होती है। इसके साथ साथ जहां पास वातावरण होता है समाज का, पास पड़ोस परिवार का, उस परिवेश में या उस परिवेश में क्या करना, उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेना। वहां का समाज का जो परिवेश है, वातावरण है, परिवार का वातावरण, इसमें क्या है, स्वयं को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ठीक, अगला है आपका दूसरा आत्म सात्करण, या इसी को बोलते हैं समावेशन। समावेशन, ठीक, समावेशन। यह क्या होता है देखते हैं। आत्मसात्करण और समावेशन, यह होता है जो आत्मसात्करण या समावेशन, वह पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना। ठीक, जैसे हमारे पास पूर्व ज्ञान होता है, पहले से बच्चा कुछ न कुछ उसको पता रहता है, मालूम रहता है, उस आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को बच्चा सीखता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या? समावेशन या आत्मसात्करण। ठीक ठीक, सॉरी, ये समावेशन नहीं है, समायोजन। समायोजन, ठीक, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, सुधार लेंगे। ठीक है, अगला है आपका जो इंपॉर्टेंट सम प्रत्यय है उसको बता रहा हूं। ठीक है, एक है साम्य धारण, या इसी को बोलते हैं सामीकरण। ठीक, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको देख लेते हैं क्या होता है। यह होता है, यह इसमें बालक आत्म सात्करण एवं समावेशन के बीच संतुलन स्थापित करता है। ठीक, यह है साम्य धारण या समीकरण, जो आत्मसात्करण और समायोजन होता है उसके बीच क्या करता है, यह संतुलन स्थापित करता है। वह कहलाता है आपका साम्य धारण या समीकरण। ठीक है, आगे चौथा है स्कीम। ठीक, स्कीम क्या होता है इसको देखते हैं। स्कीम होता है व्यवहारों का पैटर्न, ठीक, जिसे आसानी से दोहराया जा सके। ठीक है, यह क्या होता है? स्कीम जो होता है व्यवहारों का एक पैटर्न होता है जिसको आसानी से बालक दोहरा लेता है। जैसे एग्जांपल स्वरूप बताता हूँ, जैसे बालक क्या करता है, टीवी देखता रहता है, टीवी देखते देखते वो क्या करता है, टीवी देख रहा है, टीवी देखते से अपने शर्ट का बटन लगाना है, लगा लेगा, जूते गले से बांधना है, बांध लेगा। एक पैटर्न होता है, एक व्यवहारों का पैटर्न। ये सामान्यतः सभी बच्चों में प्रायः पाया जाता है कि कुछ अन्य कार्य करते हुए दूसरा भी कार्य आसानी से कर सकता है। वह क्या होता है? आपका स्कीम होता है। एक है आपका इसी में स्कीमा। क्या? स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? जब कोई बालक कोई वस्तु देखता है तो उसको समझने एवं उस पर
अर्थ देने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे बालक है, कोई वस्तु देख लेता है, उसको पूर्व ज्ञान होता है, उसी आधार पर वह क्या कर लेता है, नए ज्ञान का सृजन कर लेता है। जैसे कोई वस्तु देख लिया, उस पर अर्थ देने का प्रयास करता है। अर्थ देने का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई वस्तु देख लिया या कुछ चीज देख लिया, तो वह क्या है, कैसे है, पूर्व में जो ज्ञान उसको पता है कि वह उसको यदि देखा है या नहीं देखा है, तो वह क्या कर लेगा, उस वस्तु के बारे में कुछ सोचने समझने की क्षमता रखता है। ठीक है, यह है आपका जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया संप्रत्यय सिद्धांत है, वह है वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। ये किसका सिद्धांत है, आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। ठीक है, तो थोड़ा सा वाइगोत्स्की के बारे में जान लेते हैं। जो वाइगोत्स्की है, वह जो निवासी कहाँ के हैं, ये निवासी थे रूस के। कहाँ के, रूस। ठीक है, रूस देश के हैं। इसके पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इसके बुक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी। ठीक, एक और बुक है, उस बुक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक, लैंग्वेज एंड थॉट, ये किसका है, दो बुक याद रखिएगा वाइगोत्स्की का। ठीक, माइंड एंड सोसाइटी, लैंग्वेज एंड थॉट। ये कहाँ के, जो वाइगोत्स्की थे वह कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत के जो मुख्य तत्व है उसको देख लेते हैं। क्या, सिद्धांत के मुख्य तत्व। ठीक है, क्या क्या इन्होंने प्रयोग किया, कैसे किया, उस पर देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम एक MKO। MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेज अदर। ठीक है, मोर नॉलेज अदर, इसका तात्पर्य यह है कि इसमें, जैसे इसका जो सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसका तात्पर्य यह है कि उसमें एक MKO रहता है, जिसको क्या करते हैं, जैसे कोई बालक सीख रहा है, ठीक है, या बालक सिखा रहे हैं बालक को, तो बालक से ज्यादा जानकार आदमी, बालक से ज्यादा जानकार आदमी, जिसको हम लोग MKO कहते हैं, मोर नॉलेज अदर। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं अधिक जानकार व्यक्ति। यह कोई भी हो सकता है, जैसे उदाहरण में लिख देते हैं, माता पिता के द्वारा भी बालक सीखते हैं। ठीक है, शिक्षक द्वारा, इसके साथ साथ मित्र द्वारा। ठीक, ये उसके उदाहरण है जिसके द्वारा क्या है, बालक सीखता है। ये है आपका MKO, जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसके अनुसार। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दूसरा इसका तत्व है ZPD। क्या, ZPD। ठीक है, ZPD का फुल फॉर्म है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये ZPD होता है, जिसको जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, जो बालक रहता है, ठीक है, उसको जो ZPD के द्वारा क्या है, सिखाया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, सहायता देता है। ठीक है, समीप रहकर। ठीक, उसके बाद है इसी में एक थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर है स्कैफ होल्डिंग। ठीक है, स्कैफ होल्डिंग, इसको बोलते हैं, हिंदी में मैं लिख देता हूं, इससे सवाल आता ही है। इसको बोला जाता है पार, ढांचा, मचान। ठीक है, इतनी चीजों से इसको जाना जाता है भाई, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह क्या होता है, जब बालक
किसी कार्य को करता है तो कहीं कठिनाई आती है तो उनको सहारा देकर सिखाया जाता है। ठीक, ये जैसे बालकों को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसको सिर्फ यदि स्टेप फोल्डिंग यानी सहारा, मचान, पाठ, ढांचा की आवश्यकता होगी तो यदि बालक को थोड़ा सा क्लू मिल जाए या थोड़ा सा जानकारी दे दें तो बालक उस कार्य को आसानी से कर लेता है। तो इशारे के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बालक को बता सकते हैं कि ऐसा है। ठीक है, तो वह बालक क्या है जानता है तो उस कार्य को बड़ी आसानी से कर लेगा। ठीक है, यह है वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। इसके दो बुक्स मुख्य तत्व एवं मोर अदर नॉलेज होता है। कौन कौन होते हैं, जेडपीडी जो प्रॉक्सिमल समीपस्थ विकास का इसमें क्षेत्र होता है। ठीक है, और एक है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग यानी बालकों को सहारा देना। ठीक है, इसके साथ साथ यही एक फैक्ट बताता हूं। ठीक है, फैक्ट ये है कि जो वाइगोत्स्की है वह कहते हैं पहले भाषा आया फिर विचार आया। ठीक, और आपके जो पियाजे साहब हैं, पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आया। याद रखेंगे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जो कोहलबर्ग है उसका नैतिक विकास का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो जो कोहलबर्ग है वैज्ञानिक, यदि एग्जाम में यदि दो वर्ड आ जाए जैसे नैतिक तर्क, सॉरी नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा क्या होता है, तो नैतिक दुविधा का मतलब होता है जब बालक के सामने दो समस्याएं आती है तो वह दोनों में फंस जाता है और समस्या का सही चुनाव नहीं कर पाता। ठीक, ये नैतिक दुविधा का मतलब है जैसे बालक के सामने यदि दो समस्याएं आ गई तो बालक सोच में पड़ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें वह क्या है, फंसा रहता है, सही या फिर गलत दोनों में से किसी का वह समस्या का समाधान नहीं कर पाता, सही का चुनाव नहीं कर पाता, वह कहलाता है नैतिक दुविधा। और एक होता है नैतिक तर्कणा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा गया है नैतिक तर्कणा। तो नैतिक तर्कणा का मतलब होता है दो समस्याओं में से किसी एक को सही या गलत मान लेना। ठीक, जैसे उसके सामने दो कार्य आ गए या दो समस्याएं आ गई तो उन दोनों समस्याओं में से एक को सही मान लेना ही क्या कहलाता है, नैतिक तर्कणा कहलाता है। ठीक है, तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, उसके 3 रूपों में बांटा गया है। ठीक है, कितने रूपों में, 3 रूपों में बांटा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला है इसका पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से यह सिंपल समझ में आता है। इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, दूसरा है परंपरागत अवस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, एक लास्ट है इसका तीसरा है इसका उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है, उत्तर परंपरागत अवस्था, इसको बोलते हैं
पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक, ये रहा आपका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसको 3 रूप में बांटा गया है। पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत कन्वेंशनल स्टेज, और उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 3 रूपों में बांटा गया है। अब इसका एज क्या क्या है इसको बता देता हूं। इसका एज रहता है आपका, इसका एज रहता है 3 से 9 रहता है, कहीं 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 पास 4 से 9 रहता है। ठीक है, इसके आगे इसका रहता है 9 से 15 और इसका रहता है 15 से ऊपर। ठीक है, ये एज याद रखिएगा। जो पूर्व परंपरागत है 3 से 5, 3 से 9 या 4 से 9, और आपका जो कन्वेंशनल है परंपरागत अवस्था वह है 9 से 15, और उत्तर परंपरागत है आपका 15 वर्ष से ऊपर। ठीक, यह है आपका स्टेज में बांटा गया है। अब इसका जो एक स्टेज है पूर्व परंपरागत, उसको और पुनः 2 उप भागों में बांटा गया है। प्रत्येक, ये 3 है तो तीनों का 2-2 उप अवस्था और है। ठीक है, उसको ही क्या कर देता हूं मैं, यही बता देता हूं। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेज है, ठीक है, इसमें पहला है दंड एवं आज्ञा। ठीक है, दंड एवं आज्ञा। ठीक है, जैसे इसको ही यहीं पास समझाते चलता हूं, आज्ञाकारी मान सकते हैं। ठीक, जैसे बालक छोटा रहता है 3 से 9 वर्ष का है, तो वह दंड के कारण, जैसे बच्चे को यदि मार देंगे, डांट देंगे, या उसको डर लगता है बालक को, तो वह क्या करता है, जो दंड से बचने के लिए, ठीक है, जैसे कोई उसको मारना है, पीटना है, ऐसे, तो वह दंड से बचने के लिए बालक क्या करता है, किसी कार्य को करता है या आज्ञा का पालन करता है। किससे बचने के लिए, दंड से बचने के लिए। वह किस स्टेज में आता है, पूर्व परंपरागत अवस्था। दंड एवं आज्ञा बोलेगा तो किस में लगाना है, पूर्व परंपरागत अवस्था में लगाना है। ठीक है, और इसी में सेकेंड है आपका, सेकेंड है साधनात्मक साधनात्मक सापेक्षवाद। ठीक है, उन्मुखता। ठीक है, इसका जो एज है, एज क्या है, इसका रहता है 3 से 6 वर्ष और इसका 6 से 9 वर्ष। ठीक, ये दंड एवं आज्ञा के लिए बालक कार्य करता है। इसके साथ साथ साधनात्मक सापेक्ष, ठीक है, उन्मुखता, जैसे बालक 6 से 9 वर्ष का हो जाता है, ठीक है, तो उसमें नैतिक गुण आ जाते हैं। वह क्या करता है, छोटे छोटे कार्य जैसे बोलते हैं तो उन कार्यों को वह आसानी से करने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं परंपरागत अवस्था की जो 2 उप अवस्थाएं कौन कौन सी है उनको। ठीक है, तो इसमें 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 पहला नंबर है आपका अच्छा लड़की, अच्छा लड़का। ठीक है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। जो अच्छा लड़की और अच्छा लड़का, मतलब स्वयं को, जैसे उसको प्रोत्साहन देते हैं कि कोई कार्य कर देता है बालक, ठीक है, उसका एज जैसे 9 से 15 वर्ष है। ठीक है, जैसे बच्चे, लड़की हो या लड़का, कुछ कार्य करता है तो उसको हम लोग प्रोत्साहन देते हैं कि अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है। वह क्या कर सकते, उत्सुकता से, यानी प्रोत्साहन पाने के लिए कि उसको बोले कि अच्छा है, कि अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है, तो इस वजह से क्या करते हैं, बालक या बालिका कार्य करते हैं। ठीक है, वह किस स्टेज में आता है, परंपरागत अवस्था में आता है। इसका जो एज होता है वह 9 से 12 होता है। ठीक, 9 से 12। और इसी में दूसरा है, ठीक है, इसी में दूसरा है कानून एवं नियम। कानून एवं नियम, यानी जैसे बालक आपका 12 से 15 वर्ष का हो जाता है, कितना, 12 से 15 वर्ष का, 15 वर्ष का, तो बालक क्या करता है, वह कानून के नियमों को सीख लेता है, सीख जाता है, समझ जाता है, तो वह उन नियमों के आधार पर ही कार्य करने लगता है। ठीक है, कि क्या गलत है, क्या सही है, इन बातों को वह जान लेता है। ठीक है, तो वह कानून एवं नियमों के तहत ही कार्य करना चाहता है, उसको अच्छा लगता है। ठीक है, उसी तरीके से वह कार्य करता है। ठीक है, अगला स्टेज है इसमें, जो तीसरा है, तीसरे का पहला, इसमें है सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन, ठीक है, मतलब समाज में जो रीति रिवाज
ये सभी क्रियाएं चलती है, उसको बालक जैसे 15 वर्ष से ऊपर होता है तो उसको अच्छे से समझने जाने लगता है। समाज में जो रीति रिवाज, नियम, संस्कृति चलती है, नैतिक गुण क्या है, उन सबको क्या है उत्तर परंपरागत अवस्था में बालक आसानी से समझ लेता है। ठीक है, इसका सेकेंड जो स्टेज है वह क्या है आपका सार्वभौमिक उन्मुखता। सार्वभौमिक उन्मुखता। ठीक है, बालक जब क्या होता है 15 वर्ष से ऊपर चला जाता है तो सार्वभौमिक उन्मुखता आ जाती है, यानी जो उसके समाज से बाहर की जो आपका वातावरण रहता है उन सभी के बारे में वह क्या है बालक जानने लग जाता है। ठीक है, तो इसकी जो कोहल वर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाओं में प्रत्येक का 2-2 उप अवस्था है, तो टोटल कितने 6 उप अवस्था है। कितने 6 उप अवस्था है, याद रखिएगा। प्रत्येक एक अवस्था का 2 उप अवस्था, प्रत्येक अवस्था का 2-2 है, तो कुल टोटल कितनी उप अवस्थाएं, तो 6 उप अवस्थाएं हैं। तो इस तरीके से मैंने नैतिक विकास का जो सिद्धांत कोहल वर्ग का है उसको शॉर्ट रूप में एकदम इंपॉर्टेंट जो पेपर में आने लायक है उन तत्वों को मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। देखिए अपना ख्याल मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ये 3 सिद्धांत आपके जीन पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की का सिद्धांत मैंने बता दिया। जो ये हमारा क्लास है वह निःशुल्क है, तो अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए और निःशुल्क जो कक्षाएं अभी चल रही हैं उनका फायदा उठाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।